हु इज फनी यार, कुल्लू और सीमा? भाई नार्सिसिज्म देखो, मैं लिख दिया भाई। हाँ तो मैं हूँ फनी तो लिखूंगी ना। इतना फनी तू था नहीं बचपन में जितना कि अब हो गया है। अब मैं इस बात का क्या जवाब दूं? जनरली ये कि मेरे को कमेंट मिलता है कि अरे आप पुलिस वाली लगती नहीं हो। नहीं, वो उनको मुझसे मिलना चाहिए, मैं बताऊंगा। तो दुखद है कि लोग बच्चों से पूछते हैं ऐसी बातें, क्यों हो गया डिवोर्स, बच्चों से पूछते थे कि तुम्हारे पापा कहाँ हैं। ये गलत चीज है। मतलब व्हेन आई गो आउट, कट करो यार थोड़ा सा। कभी आपको एक पार्टनर की कमी लगी? मुझे बिल्कुल नहीं चाहिए कोई बवाल। मैं किसी के लिए चाय नहीं बनाना चाहती ना। हाँ भाई मम्मी आ जाओ। दोस्तों ये इतना व्यवस्थित और सुंदर लग रहा है, मतलब हमारा घर तो नहीं है। हेलो दोस्तों, बी अ पेरेंट यार में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। सीजन 2। मेरा नाम आदित्य कुलश्रेष्ठ है, लोग प्यार से मुझे कुल्लू बुलाते हैं। मैं एक स्टैंड अप कॉमेडियन हूँ और एक राइटर हूँ। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम सीमा कुलश्रेष्ठ है और मैं मध्य प्रदेश पुलिस में क्राइम फोटोग्राफर थी और कुल्लू की मम्मी हूँ। What is the one thing सीमा hates doing? तुम्हें पता ही नहीं होगा। अभी जो करके आ रही हूँ वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। यस। बता। कपड़े प्रेस। यस। मतलब कपड़े प्रेस करना पसंद क्यों नहीं? मतलब क्या है उसका खास ऐसी क्या वजह है? पता नहीं यार, मुझे एक तो झाड़ू पोछा करना और कपड़े प्रेस करना बिल्कुल पसंद नहीं है। आई कैन डू डिशेज, कुकिंग। हु इज फनी यार, कुल्लू और सीमा? ये तो एवरीबॉडी नोज दिस, और पूरी दुनिया को मालूम है जो भी मम्मी से मिले हुए हैं, और ये तो मुझे मिलता भी है। भाई नार्सिसिज्म देखो, मैं लिख दिया भाई। हाँ तो मैं हूँ फनी तो लिखूंगी ना। अरे खुद नहीं बोलना होता है, दूसरे लोग बोलते हैं। इफ कुल्लू कुड बैन वन ऑफ हिज मॉम्स फेवरेट लेक्चर टॉपिक्स। क्या है, मुझे मैं तो कोई लेक्चर देती ही नहीं हूँ अच्छा, यार। ओरे बाप रे। सुना कब? सुबह उठ के ये मम्मी का फेवरेट टॉपिक है, रोज नहाना। हाँ ये बात तो सही है। नहाने पे तो लेक्चर दे सकती हूँ और देती रहती हूँ। मैंने नहाना चालू ही तब किया जब मैंने भोपाल छोड़ दिया। हाँ सही बात है। भोपाल में तो ये 2-2 दिन बिना नहाए चल जाता है इनका काम। तो वो मम्मी को ऑफिस से छुट्टी लेके मुझे नहलाना पड़ता था, और बाहर आंगन में। अरे कई बार तो लंच में आके नहलाया भाई। ऑफिस से लंच में भाग के आई हूँ और फिर इसको नहला के और फिर गई हूँ। मतलब छोटा था तब। हु इज आदित्य क्लोजर टू जाकिर और तन्मय? अरे बाप रे बाप। ये गलत क्वेश्चन है ये। इस बात का मैं पेन भी नहीं उठाऊंगा। दोनों मेरे बड़े भाई मैं लिख रही हूँ। हाँ बहुत। हाँ मतलब दोनों ही मेरे बड़े भाई हैं, और मतलब मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई भी कंपैरिजन होना चाहिए। दोनों ही अपने अपने तरीके से मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं। तो नहीं, दोनों के करीब है। देखा, कंट्रोवर्सी कराना चाह रहे थे लेकिन हमने करी नहीं। भाई जाकिर भाई और मम्मी के बारे में बात करता हूँ कि ये दोनों बहुत प्रैक्टिकली इमोशनल है, और इमोशनल चीज़ों को कैसे डील करना है ये दोनों से अच्छा कोई नहीं जानता। और मैं इन्हीं दोनों के पास जाता हूँ कोई भी इमोशनल प्रॉब्लम जिंदगी में होती है तो। और तन्मय भाई को तो ऑफकोर्स, तन्मय भाई बहुत बड़ा सपोर्ट है उनका। करियर कैसे चलाना है, बिजनेस कैसे करना है, आसपास के लोगों को कैसे मैनेज करना है, उन इतने लोगों के साथ काम करते हैं, वो पूरा बताते हैं लोगों को कैसे मैनेज करना है। और तन्मय भाई तो गजब है यार। दोनों ही भाई से मतलब क्या ही बोलूँ, मतलब आई एम स्पीचलेस अबाउट बोथ ऑफ माय एल्डर ब्रदर्स। दे वर नॉट माय फैमिली। मतलब they were not my family, but they have always treated me like their younger brother and always taken me everywhere। बड़ी बड़ी जगहों पे कैसे करना है, कैसे लोगों से बात करनी है, तो बहुत सपोर्ट रहा है जाकिर भाई, तन्मय भाई दोनों का। बस यार। सीमा इन वन इमोजी। हाँ इनके लिए तो एक बढ़िया इमोजी है। क्या बना रहा है? मैं बनाऊंगी बढ़िया वाला। क्या बनाओगी आप? तूने अच्छा बनाया होगा। मैंने अच्छा नहीं बनाया, वही है, ये हंसती रहती पूरे टाइम। इनका सिर्फ काम जो है हंसना है। आंसू निकलने वाला हंसना, जितना लेवल का इनका हंसने का काम है। नाइस। डिस्क्राइब कुल्लू इन वन इमोजी। तो ये जब मेरे को कुछ मैसेज करता है, मुझे पता है। ला इधर। बना कैसे पाओगे आप? हाँ बना नहीं पाऊंगी, वो बनाना मुश्किल है ना। कोशिश करती हूं। मुझे पता है क्या बनाएंगे। ये क्या तरीका है यार, क्या तरीका है ये? हाँ तो और क्या, चिड़ा रहता है जब देखो। मुझसे पूछती हैं क्या कर रहा है बंदर, तो ये ऐसे बंदर का इमोजी बनाती है। मैंने तो ऐसे बनाया है कि ये गुस्सा रहता है जब देखो, चिढ़ता रहता है। अरे हद हो गई यार। हाँ और क्या, चिढ़ के जवाब देता है। काम धंधे का स्ट्रेस। हाँ हमेशा स्ट्रेस में कौन रहता है यार। हद हो गई। लोग कह रहे हैं कि कॉमेडियन है। कॉमेडियन बाहर है ना, घर पे तो घर पे तनावपूर्ण क्यों?
बहुत बढ़िया गेम हुआ दोस्तों, इससे ये पता चला हम दोनों एक दूसरे को बिल्कुल भी नहीं जानते। हाँ मम्मी, तो जैसे अब मैं मुंबई शिफ्ट हो गया हूँ 3 साल से, और यहाँ पे मजे चल रहे हैं मेरी जिंदगी में काफी। तो आपको याद आती तो क्या याद आती है और मिस कैसे करती हो आप? यार देख बेटा, याद तो बहुत आती, कुछ भी कहे, अब रोने नहीं लगूं कहीं। अरे अभी चालू हुआ यार। नहीं 2 मिनट मतलब हुए हैं अभी। नहीं, मैं बता रही हूँ कि क्या है, जो हम लोगों की बातचीत होती थी फिल्मों के बारे में, लिटरेचर के बारे में, बैठ जाते थे, गपशप करते, शाम की चाय जो तू बनाता था और हम लोग पीते थे अक्सर, तो वो सब याद आता है, लगता तो है कमी। जबकि मम्मी हर महीने में 2 बार तो हम मिल ही लेते। हाँ, मैं मतलब मोस्टली हर महीने ही मुंबई आती हूँ, या फिर 1-2 महीने में तू आ जाता है भोपाल, तो फिर भी हम लोगों को फिर भी वो मिस हो जा रहा है, मिस हो जा रहा है, वो कन्वर्सेशन फोन पे इतने नहीं हो पाते ना। और बचपन से तुम ही लोगों के साथ बात करने की आदत है मुझे, दीदी और तुम्हारे साथ। बहुत बढ़िया। दीदी और मैं जो है आसान बच्चे थे कि हम लोग शरारती बच्चे थे बचपन से? नहीं, ऐसा तो मैं नहीं कहूंगी कि शरारती बच्चे थे। शरारत तो तेरी कुछ याद ही नहीं है मुझे, शरारत नहीं करता था वो। एक बार अक्षय के साथ प्ले स्टेशन वहाँ चला गया था खेलने के लिए। ओवरऑल बहुत अच्छा बच्चा है, रियल में अच्छा बच्चा है। अभी इनको 5 इंस्टेंट याद दिला दूंगा मैं, ओवरऑल अच्छा बच्चा कह रही है। ये अभी इनका जो है वो परिवर्तन हुआ है, क्या बोलते हैं, हृदय परिवर्तन हुआ है, कि जिसमें इनको लगने लगा मैं अच्छा वरना वो पुताई मतलब महीने में 1 आध बार हो जाया करती थी बचपन में। हो जाती थी। हम यार पुलिस का थोड़ा रोक रही मम्मी आपने आपका। हाँ, वो तो फिर लंबी कहानियां हैं, फिर कुछ क्या है ये। चलो आपका सवाल पूछो भैया। हाँ यार देख, तूने फोटोग्राफी करी शुरू में, और एडिटिंग भी करी, वीडियो एडिटिंग, बहुत सारे काम करे हैं इसने। 12th से ही कुछ ना कुछ कर रहा है, कंपेयरिंग वगैरह भी करी कुछ कुछ। मुझे लगता था कि कुछ और करेगा तू बड़ा होके, और तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी बन सकता था तूने, कंप्यूटर साइंस में बी करके। तो भाई तूने कॉमेडी क्यों चुनी? मतलब मैं भी आज जानना चाहती हूँ। अरे जो चीज हो गई वो चुन लिया आदमी ने, और क्या। मैं तो आपको पता ही है 10 जगह हाथ मारता रहता था, जो मिल जाए जहाँ से, जो है हर जगह हल मारते हैं जहाँ से पानी निकल जाए। हाँ, तो नहीं वही मतलब चक्कर है। तो अब मतलब अच्छा कॉमेडी लग का रहा है ना। आपको पता ही तो है कि बचपन से मैं राजू वास्तव जी का वो कितना ज्यादा हाँ, लाफ्टर बहुत चैलेंज बहुत फैन रहा। और याद पर कर इतना करके सुना। फनी तू था नहीं बचपन में जितना कि अब हो गया है। अब मैं इस बात का क्या जवाब दूं? अरे पता नहीं ये क्यों बोल रही है कि मैं बचपन में फनी नहीं था। बचपन में इनके फ्रेंड्स जब आया करते थे तो वो मुझसे करने को बोलते थे कि ये वाला वो कुत्ते वाली स्टोरी जो है, मम्मी के फ्रेंड्स आते थे तो मम्मी को ना महफिलबाजी का बड़ा शौक है कि शाम को लोग आए, खाना खाएं, अगर सर्दी चल रही है तो हाथ तापें, अपन वहाँ पे जो है पनीर टिक्के बनाएं, बारबेक्यू करें, कुछ करें। तो ऐसे ही चल रहा होगा कुछ। तो मेरे को, मैं बहुत छोटा हूँगा तो मेरे को ऐसी कोई कहानी सुनाई किसी ने कि भाई मतलब वो कहानी का ये इसलिए था कि हम मान लो अगर हम कहीं गए और वहाँ हमारे पीछे कुत्ते पड़ गए, और हम सोचेंगे पहले हम अपने दोस्त को बुलाने जाते हैं, फिर दोस्त जब तक आएगा तब तक तो कुत्ते काट लेंगे, तो हमको मुसीबतों से अकेले लड़ना चाहिए, ये उसका सार था। तो उन्होंने पूछा सनी तुमको क्या सलाह मिली इससे? तो मैंने कहा ये मिली कि कुत्तों से हमेशा अकेले लड़ना चाहिए। तो मैं फनी तो बचपन से ही था। तो मुझे ये तो था कि मैं फनी हूँ, इंटरेस्टिंग हूँ, लेकिन प्रॉपर जो आर्ट फॉर्म होता है स्टैंड अप कॉमेडी का, वो समय के बाद आया। मतलब या हम लोग इस आर्ट फॉर्म से अवेयर नहीं थे, हमको पता ही नहीं था कि ऐसी कोई चीज होती। तो हम ये नहीं सोचते थे कि फनी होना मतलब कोई कैरियर ऑप्शन हो सकता है, हंसी मजाक करना। तो इसलिए हमको नहीं लगता होगा कि इतना ज्यादा फनी था, और अब ज्यादा फनी हो गया। इनको अभी भी लगता है कि मैं C++ की कोचिंग करके अगर सॉफ्टवेयर में लग जाऊं तो ज़्यादा सही रहेगा। बेंगलोर में अगर ये मेरे को देखें किसी ऑफिस में जाता हुआ सुबह ID कार्ड पहन के, तो इनको ज़्यादा प्रसन्नता होगी। अभी भी बता रहा हूँ तुम लोगों को। नहीं होगी। नहीं ऐसा नहीं है यार। अभी बहुत इच्छा थी इनकी कि मैं वो एक बार फॉर्मल्स पहन के। हाँ, एक टाइम मेरी थी। हाँ, तो जनरली लोग बाग जब भी पुलिस वालों के बारे में सोचते हैं तो उनके जो दिमाग में जो पिक्चर आती है वो एक आदमी की आती है, एक आदमी की आती है। तो मतलब, लेकिन मैं तो बचपन से आपको ही पुलिस में देख रहा हूँ, और मेरे को याद है इनके पास एक यूनिफॉर्म होती थी। तो 1-2 बार जब मैंने यूनिफॉर्म में देखा तो मेरे लिए तो, और बाकी मौसियाँ भी थी आपकी जो फ्रेंड्स हैं, तो जनरली समाज में आपको क्या लगता है कि पुलिस वालों की जो इमेज है कि हमेशा आप जब भी पुलिस का सोचते हो तो आप एक आदमी इमेजिन करते हो, तो उसके बारे में क्या ख्याल है आपका? हाँ, एक तो आदमी इमेजिन करते हैं, या अगर जैसे चूंकि अब महिलाएं हैं पुलिस में तो उनको भी अलग ढंग से इमेजिन करते हैं। मतलब उनको औरत की जो उसके साथ जोड़ के नहीं देखते, औरतों की जो मतलब कोमलता, हाँ कोमलता, मतलब फेमिनिन जो गुण होते हैं उसको के नहीं देखते। उनको लगता पुलिस वाली है तो बहुत ऐसी खुर्राट होगी, या ऐसे खराब नेचर की होगी, या चिल्लाती डांटती रहती होगी हर किसी को, रौब गांटने वाले, ऐसा टाइप का सोचते हैं। तो जब लोग मुझसे मिलते हैं तो जनरली एक ही मेरे को कमेंट मिलता है कि अरे आप पुलिस
वाली लगती नहीं हो। नहीं, वो उनको मुझसे मिलना चाहिए, मैं बताऊंगा। ये सब सारे रौब झाड़ने वाला, चिल्लाने वाला, डांटने वाला, वो सब मुझ पे आ जाता है। फिर बाहर समाज के लिए मम्मी बड़ी कोमल और खुशमिजाज महिला है। टीवी शो सीआईडी से आपका डिपार्टमेंट ओ कितना माय अलग है? गॉड। भाई दुनिया में जो भी कुछ है वो फिल्मों में जैसा दिखता है वैसा बिल्कुल नहीं है, सब लोग जानते हैं, है ना। तो वो सीआईडी भी हमारा वैसे ही था। मैं बेसिकली क्राइम फोटोग्राफर थी और बहुत सारे सीन ऑफ क्राइम्स के फोटो खींचे मैंने। फ्रेडी को जानते हैं ना आप, सीआईडी में जो फ्रेडी होता था, फोटोग्राफर है ना, फ्रेडी। सब इंस्पेक्टर फ्रेडी वही थी मैं। एक्चुअल में एक पूरा बहुत बड़ा वो इन्वेस्टिगेटिंग डिपार्टमेंट है, उसमें बहुत सारे सेक्शंस हैं, बहुत सारे लोग हैं, तो हमारा सीआईडी बिल्कुल अलग रहता है। हालांकि मैं एक किताब इस बारे में लिख रही हूँ जो मुझे करो, प्रमोशन करो। अभी लिखे 2 चैप्टर हैं, प्रमोशन पहले कर। नहीं लिखा कुछ है नहीं अभी। अभी खिचड़ी पकी नहीं है, थालियां लग चुकी हैं। बहुत बढ़िया। अगला सवाल है भैया कि जैसे आप पुलिस में थी और ऑफ कोर्स हम तो बचपन से देखते आ रहे हैं कि आपने क्या क्या देखा, चाहे वो गैस ट्रेजेडी हो, फिर रायट्स हो, फिर सारी चीज़ें, और इतनी सब चीज़ें के बाद आपका पेरेंटिंग स्टाइल जैसे हमने देखा कि बाकी पेरेंट्स से बहुत अलग था जब हम बड़े हो रहे थे। हमने बाद में जाके एनालाइज किया, तो वो आपने मैनेज कैसे किया? और आपका पेरेंटिंग स्टाइल क्या आपने डिसाइड किया था कि मैं इस तरीके से बड़ा करूँगी? क्या आपका थॉट प्रोसेस था कि दीदी के लिए ये अप्रोच होगी, मेरे लिए ये अप्रोच होगी, या फिर यू जस्ट गो वेंट विद द फ्लो कि जो आता जा रहा है उसको उस हिसाब से? हाँ, नहीं ऐसा प्लान तो कुछ नहीं किया था, पर तुमको जैसा मेरा नेचर पता होगा, मैं हर रिश्ते को पहले फ्रेंडशिप के उसमें ढालना पसंद करती हूँ। कोई भी रिश्ता हो, हस्बैंड हो या इन लॉज हो या बच्चे हों, तो मुझे लगता है कि फ्रेंडशिप एक बहुत मतलब बहुत बढ़िया चीज़ है। ऑफ कोर्स दीदी को आप अलग तरीके से, आपकी बातचीत थी, आप अलग तरीके से दीदी से। हाँ, उसको मैंने ज़्यादातर मतलब तो अब स्वाभाविक है यार, सोसाइटी में लड़कों के लिए एक अलग फ्रीडम है और लड़कियों के लिए थोड़ी सी बंदिशें हैं और थोड़ी देखभाल भी करनी पड़ती है। ज़माना अभी भी उतना लड़कियों के लिए इतना सेफ नहीं हुआ है और इतना अच्छा नहीं है, तो थोड़ा उस हिसाब से मैंने उसको हर जगह उसके साथ गई। तुमको पता ही है, कहीं एडमिशन है उसकी जॉब के लिए, हॉस्टल देखने अहमदाबाद, तो मैं साथ में गई उसके, हमेशा एक प्रोटेक्टिव वे उसके लिए मैंने थोड़ा सा रखा। और चूंकि मैं पुलिस में थी तो मैं इन सब चीज़ों से और ज़्यादा वाकिफ़ थी कि ज़माना कितना ख़राब है और मतलब क्या क्या लड़कियों के साथ गलत हो सकता है, तो उस वजह से उसके साथ थोड़ी प्रोटेक्टिव रही। तुम्हारे साथ थोड़ा कैजुअल रही कि तुम अकेले ही चले गए, एडमिशन भी ले लिया, फिर यहाँ मुंबई आ गए, और तो तुम्हारे पे तो मुझे भरोसा था कि तुम मतलब कर लोगे सब चीजें। ये तय मैंने किया था कि लड़की को पीटना नहीं है, लड़के को पीट सकते हैं। देखिए साहब, बताइए, ये अब आप लोग कह सकते हैं कि बायस्ड हूं मैं, बट मुद्दा ये था मेरा कि भाई एक कहावत है ना, स्पेयर द रॉड स्पॉइल द चाइल्ड, ऐसा कुछ है ना, मत करो ये सब बातें अंग्रेजी की। तो वो मेरे दिमाग में था कि भाई पीटना तो जरूरी है, तो अब लड़की को तो नहीं पीटेंगे, वो बेचारी छोटी सी प्यारी सी, उसको क्यों ही पीटे, लड़कों को पीट सकते हैं। हद हो गई भाई, हद हो गई बदतमीजी की। इनको कोई भी पेरेंट किसी को भी, लड़के लड़की किसी को नहीं पीटेगा, बता दे रहा हूँ साफ साफ में। नहीं, मैं भी कह रही हूँ, प्लीज मत पीटिए, मेरे को उसका बहुत रिग्रेट है। और कई बार मतलब खराब लगता है कि यार क्यों पीटा इतने प्यारे छोटे से बच्चे को मैंने जबरदस्ती। और एक चीज़ कहना चाहूँगी मैं, सिंगल पेरेंट हो या नहीं हो, सिंगल जो भी है, पर जनरली पेरेंट्स क्या होता है कि अपने फ्रस्ट्रेशंस कई बार निकाल नहीं पाते हैं और तरीके से, तो वो बच्चा एकदम उनके कब्जे में होता है, तो वो बेचारा कुछ कह भी नहीं सकता, कुछ विरोध भी नहीं कर सकता, आश्रित है। तो आप है ना, और किसी भी जैसे कुत्तों को भी कई लोग अपने पेट्स को भी पीट देते हैं कई बार, या तो मतलब बच्चों को भी इसी ढंग से लोग अपना फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए भी पीट देते हैं। शाम को ऑफिस से आए, मूड खराब है, बच्चे ने कुछ बोला, तड़ाक से दे दिया एक चांटा, गलत चीज़ है। मैंने भी कभी कभी किया है, थोड़ा सा एडमिट करती हूँ, पर नहीं करना चाहिए यार ऐसा। फ्रस्ट्रेशन निकालने के कुछ और तरीके ढूंढने चाहिए, मुझे लगता है, बच्चों को पीटने की बजाय। मैं रोने लगूंगा भाई। तो मतलब आप इतना ज़्यादा, आप ऑफिस में जैसे हम भी देखते थे कि आपके वो जो डॉक्यूमेंट्स लेते थे आप, मैंने कहानी भी सुनाई है, एक बार आपने मेरे को सुसाइड लेटर पढ़ के सुना दिया था, मेरी हालत ख़राब हो गई थी। और ऐसे कभी कभार ऑफिस जब आपका आते थे तो वो देखते थे हम फोटोज़ बहुत ही ग्रूसम, और जब आप सुनाती थी कहानियाँ कि गाँव में ऐसा हो गया वैसा हो गया, तो जनरली आपको आपके दिमाग में ये सब चीज़ें तो चली रही होंगी सबकॉन्शियसली या दिमाग में पीछे, तो हम लोगों को लेके आपके दिमाग में कितना डर था, कितना जो है आपको मतलब घबराहट होती थी बच्चों को लेके कि बच्चे सही हैं कि नहीं,
इनके साथ कुछ गलत ना हो जाए। बहुत बहुत ज्यादा होती थी, बहुत। डर तो बहुत लगता था इनको, मतलब बहुत मैं ज्यादा। क्रिकेट खेलने जाता था, हाँ, जब तक बिल्कुल। मैं रोड क्रॉस करके वापस ना आ जाऊं हाँ, ये तब तक साइकिल बहुत। लेके जाता था क्रिकेट खेलने, तो मैं मतलब चौराहा था हमारे घर के पास एक, उस पे बहुत बहुत ज्यादा ट्रैफिक रहता था, तो मैं मतलब इतनी इनसिक्योर रहती थी, रोड एक्सीडेंट्स और ये सब मतलब दिमाग में, कि जब तक वो मैं रोड क्रॉस करके उधर चली जाती थी कि ये साइकिल से आएगा तो मैं क्रॉस करा के खुद लेके आऊंगी इसको इधर साइड में। मैं मुंबई में भी रहती हूँ, तो ये जब तक 2 बजे आ रहा, 3 बजे मैं जगती रहती हूँ, पता ड्राइंग रूम में लेटी रहती हूँ, जाके सोती नहीं हूँ, तो वो थोड़ा सा तो मेरे में है हाँ, भाई। तो डर तो इनको काफी, मतलब वो इन्होंने कभी उसको एनालाइज नहीं किया। अरे तो भाई, एक बार मैंने फोन किया था, दीदी नहीं थी जब, तो मैंने फोन किया, तुमने फोन उठाया नहीं, लैंडलाइन होते थे उस समय, मोबाइल होते नहीं थे। फिर मैंने पड़ोस वाली आंटी को फोन किया कि भाई देखना जाके, ये सनी है इनका घर का नाम, निकने। तो वो आई अंदर, तो पूरा घर खुला पड़ा, भाई साहब घर में नहीं है, पूरे कमरे देख लिए उनने, बाथरूम चिल्ला चिल्ली सब करके, फिर आई वो बेचारी, बोली कि भाभी वो तो घर में नहीं है। अरे अब मेरे तो मतलब होश फाख्ता हो गया, उन्होंने कहा कि घर भी खुला हुआ है और सनी भी घर में नहीं है। भाई मेरे तो मतलब मैं बता नहीं सकती कि क्या ही मैंने फील किया। मैं भागी वहां से जैसे तैसे, बॉस को बोल बाल के कि भाई मेरे को बच्चा स्कूल से घर नहीं आया, ऐसा झूठ वूठ बोल के, और भागते हुए भैया घर आए तो फिर वही घर खुला पड़ा है, भाई साहब कमरे में नहीं है, यहाँ नहीं है, वहाँ नहीं, वहाँ नहीं है। मैंने कहा कहाँ देखूँ, भाई ढूंढने निकले, तो घर के थोड़ा सा पीछे की साइड में एक बहुत बड़ा पानी की टंकी थी, और वहाँ पे एक मैदान था, वहाँ ये लोग क्रिकेट खेला करते थे। तो भाई साहब क्रिकेट के शौकीन बचपन से हैं, तो क्रिकेट चल रही थी बढ़िया वहाँ पे, हाँ हमारी छक्के छूट रहे थे, इनके छक्के पड़ रहे थे वहाँ पे। फिर वही फिर वही फिर कहानी, वही घर फिर आके फिर फिर छक्के, फिर फिर बाउंड्रीज। बाउंड्रीज इन पे पड़ी फिर घर आके। तो ये सब तो इनसिक्योरिटीज तो बहुत लगती थी। ये तो हाँ। मुझे अभी याद आया। और मैं बचपन से मैं केयरलेस आदमी हूँ कि चोरी होनी होगी तो ताले में भी हो जाएगी ना। हाँ बताइए। मैंने और अक्षय, जो मेरा ऊपर रहने वाला दोस्त था, हमारा वो डिकोड हो गया था कि चोर ये देखेगा कि इतना खुला हुआ घर है, मतलब कोई तो कोई होगा। ना तो होगा। हाँ भाई, अगला तो सवाल। सनी तुम जैसे मतलब सबसे छोटे हो, और बड़े हुए तो दीदी और मैं ही थे घर में ज्यादातर, जैसे जब से तुमने होश संभाला 4 साल से के थे तब से, तो और बाद में तो वो फिर सोनू दीदी वगैरह भी आ गई थी, मोनिका दीदी, मतलब मेरे ब्रदर की बच्चियां रहने आ गई थी, इंजीनियरिंग कर रही थी, तो तुम मतलब एक तरह से औरतों के बीच में ही पले बड़े हो, ये कहना चाहिए। तो तुम मतलब बहुत दिनों तक रही वो, जब तक तुम काफी बड़े हुए, तो स्कूल के टाइम में तुमको कभी ऐसा लगा कि मतलब दूसरे दोस्त हैं उनके यहाँ, उनके पापा हैं, मम्मी हैं, चाचा ताऊ जी हैं, मतलब मेल मेंबर्स ज्यादा हैं उनकी फैमिली में, या हैं अपनी फैमिली में कोई मेल मेंबर ही नहीं है तुम्हारे सिवा, तो हाँ कभी तुमको ऐसा उसका कुछ फील हुआ बचपन? मैंने पूछा नहीं कभी हाँ, तुमसे। मतलब मैं, क्योंकि मैं बॉयज स्कूल में जाता था, हाँ। तो ऑफ कोर्स लड़के तो थे आसपास बहुत ज्यादा, तो लड़कों के बारे में तो कभी नहीं लगा। लेकिन ऑफ कोर्स एक जो आपका सेम जो जेंडर का अगर एल्डर पर्सन होता है, तो उससे आप जो है ज्यादा रिलेट कर सकते हो, बहुत सारी बातें उनसे पूछ सकते हो। हालांकि हमारे घर में सब बहुत ही आसान माहौल था, किसी से आपको कुछ बात करनी, लेकिन आपके कुछ मन के ऐसे कोने होते हैं, या कुछ आपका बढ़ती उम्र की चीजें होती हैं, हाँ। मतलब छोटी छोटी चीजें, कि डीओ कौन सा लगाना है, कि शैम्पू कौन सा लगाना होता है। मैं तो मतलब 20 साल तक जब तक भोपाल में था, तो इन्हीं लोगों का शैम्पूज, इन्हीं लोगों के जो है स्किन केयर, तो मैंने तो मर्दों का शैम्पू होता है, ये मुझे बहुत बाद में पता चला। अनफॉर्चुनेटली मुझे भी इस बारे में बहुत ज्यादा मतलब आइडिया नहीं था, तो मैं सोचती भी नहीं थी ऐसा कि इसके लिए कुछ अलग से लाना चाहिए कोई। तो फिर वही कि बहुत सारे पर्सपेक्टिव्स जीवन के लेके, बहुत सारे जो है थॉट प्रोसेस, हाँ। कैसा होना चाहिए किस चीजों को लेके, तो उन सब के मामले में मुझे वॉइड तो लगती थी ऑफ कोर्स कि एक आदमी की जिससे मैं बात कर सकूं। लेकिन ऑफ कोर्स बचपन में भी हमारे पास लोग थे, जो आपके कलीग्स हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, वो सारे लोग हैं। फिर मैं बड़ा हो गया तो ऑफ कोर्स जाकिर भाई, तन्मय भाई, तो बड़े भाई लोग, जैसे मेरे जितने भी बड़े भाई हैं, उन सबसे मैं सलाह लेता हूँ। और तो ऑफ कोर्स मैं ये नहीं बोलूंगा कि कमी नहीं लगी, लेकिन कमी तो लगी वो तो, लेकिन अब सब चीजों का पार्ट है, तो वो क्या कर सकते हैं उस चीज का। ऑफ कोर्स एज ए पेरेंट तो कोई कमी नहीं लगी एज अ पेरेंट तो क्या ही कमी, मम्मी पेरेंटिंग में तो कोई कमी पेरेंटिंग नहीं में कोई लगी कमी नहीं लगी, उसमें तो बढ़िया ही है। कि तुम्हारे फादर होते तो ये करते हो और मैंने वो नहीं करा, ऐसा तो कुछ नहीं लगा ना कभी? जब जैसे तुम बड़े हुए धीरे धीरे, तो फिर दीदी की भी शादी हो गई, तो तुमको कभी ऐसा लगा क्या कि मतलब मुझे थोड़ा मतलब रिप्लेस तो नहीं कहूंगी कि भाई अब तुम फैसले लोगे घर के, या लेना चाहिए, या तुम्हें मैन ऑफ द हाउस बनना चाहिए?
भाई कर पाए तो आदमी तब तो है, आपके आगे तो मैन नहीं बोल पा रहा है अच्छे, तो हम क्या बोलेंगे भाई। हमारी मम्मी के आगे, मम्मी जैसे हम ट्रिप्स वगैरह भी जाते हैं अगर फैमिली फ्रेंड्स वगैरह, तो जितने भी उसमें जो भी अंकल लोग हैं वो कुछ नहीं बोलते भाई मम्मी के आगे। तो मम्मी किसी भी घर में रहेंगी, शी इज द लीडर, चाहे उसमें कितने भी मर्द हो, कितने भी मर्द औरत से कोई लेने देने नहीं, मम्मी की बहुत लीडरशिप, मतलब डोमिनेटिंग। इसको मैं कॉम्प्लीमेंट मानूं, कॉम्प्लीमेंट ही है वो, बुराई मानूं? हाँ। नहीं कॉम्प्लीमेंट ही है वो, डिफेंस मैकेनिज्म से भी आता है, क्योंकि आपको बहुत सारे निर्णय अपने ऊपर एकदम से आपके ऊपर आ गए थे, तो आपने फिर अपनी पर्सनैलिटी उस हिसाब से बनाई कि आपको सारे डिसीजंस पता हो, कि सारे कॉम्बिनेशन परम्यूटेशन पता हो कि इससे क्या होता है उससे क्या होता है। और मेरे को ऐसा कभी लगा नहीं मतलब कि मेरे कुछ अरमान जो है वो हैम्पर हो रहे हैं आपके अंडर। तो मतलब कप्तान के अंडर ही खेलना पड़ता है कभी कभार, तो मम्मी के अंडर ही खेलना पड़ेगा मेरे को लगता है लाइफ लॉन्ग। कभी भी मैं इनके ऊपर तो नहीं हो पाऊंगा। हाँ बेटा, रहेंगे तो माई हम तुम्हारी। यस। तुम हमारे बाप थोड़ी हो जाओगे। बहुत बढ़िया। तो नहीं, वो एक चीज़ है, कुछ मैं कभी कभी फील भी करती हूँ और सोचती हूँ कि पीछे रहूँ थोड़ा सा, पर वो एक अंदर कुछ रहता है ना आपके, कीड़ा टाइप का या जो भी कुछ है, कि मतलब जुलूस में सबसे पीछे भी रहती हूँ, तो फिर मैं 1 घंटे बाद देखती हूँ कि सबसे आगे मैं हूँ और झंडा भी मेरे ही हाथ में है और मैं ही आगे आगे चली जा रही हूँ, बाकी पीछे आ रहे हैं। हाँ, ये एक चीज़ है, मैं बहुत समय से तुमसे पूछना चाह रही थी और कहना भी चाह रही थी, और थोड़ी सी शिकायत भी है कि तुम जब इंदौर में थे तो वो जो तुम्हारा एंजाइटी इशू हुआ था, तो पहली बार तुमको मतलब कब लगा कि एंजाइटी हो रही है या ये कुछ बीमारी है जिसको तुमको मतलब ट्रीट करना चाहिए? बीमारी नहीं कहूँगी, मतलब एक बीमारी है वो, मेंटल इलनेस है, इशू है जो उसको तुमको उसको डील करना है। और तो कब तुमको ऐसा लगा? तो प्रॉब्लम तो मुझे आ गई थी जब मैं भोपाल में था तभी, मतलब मुझे वो एंजाइटी अटैक्स और वो सब समझ आने लगे थे, फील होने लगी थी। लेकिन शुरू में तो आप 1-2 साल तो इग्नोर ही करते हो ना, आपको लगता है घबराहट हो रही है, आपको लगता है अजीब लग रहा है, आज खराब दिन है, ओवर चिड़चिड़ा जाते थे, गुस्सा करने लगते थे किसी किसी चीज से। हाँ, तो वो उसका वो, हालांकि एंजाइटी के सारे सिम्टम्स नहीं गुस्सा करना वगैरह, एंजाइटी में नहीं आता वो। एंजाइटी में जनरली आपको जो है आप ओवर थिंक बहुत ज्यादा करते हो, आप ब्रेथलेस हो जाते हो बहुत ज्यादा, कभी कभार ज्यादा डिसीजन लेने होते हैं तो ज़्यादा एक साथ चीज़ें आ जाती हैं तो आप घबरा जाते हो, वो एंग्जाइटी है। आप एक ही थॉट आपके दिमाग में बार बार चल रहा है, दिन भर चल रहा है, आप वो थॉट लूप ही निकल नहीं पा रहे हो। जनरली व्हेन आर यू फंक्शनिंग नॉर्मली, तब आप सारी चीज़ों के बारे में सोच सकते हो कि अब मुझे ये चाय पीनी है, अब मुझे ये बात करनी है। जब आपकी एंग्जाइटी चल रही होती तो बाकी सारी चीज़ें चल रही होती, लेकिन आपके कॉन्स्टेंटली दिमाग में एक थॉट चल रहा है जो आपको कोई और चीज़ नहीं सोचने दे रहा, और आप चाह के भी उस लूप से निकल नहीं पा रहे हो, आप चाह के भी जो है कुछ और नहीं सोच पा रहे हो। वो ऐसा ही है कि एक लाल रंग की दीवार मत सोचो, और आप लाल रंग की दीवार ही सोचे जा रहे हो। तो वो एक मेंटल इलनेस है वो प्रॉपर। उसका ऐसा नहीं कि वो कोई इंसान जो है वो जैसे तो कि बोलते हैं कि अरे तुम ठीक हो जाओ, अरे तुम सही टाइम पे उठने लग जाओ, वो सारी भी एक चीजें हैं, मतलब फिटनेस और जिम चले जाना और किसी से बात कर लेना, वो सारी चीजें साथ देती हैं। लेकिन एक बार अगर किसी को मेंटल इलनेस है तो वो एक प्रॉपर इलनेस है, उसको ध्यान देना चाहिए। तो मैं जब भोपाल में था तो मैं उस चीज़ के लिए परेशान था, लेकिन मुझे भी अवेयरनेस नहीं थी, नॉलेज नहीं थी इसके लिए, तो 1-2 साल मैंने इग्नोर करी क्या चीज़ें। फिर मैं इंदौर जब चला गया तो वहाँ मैं अकेला था, तो खाना सही से नहीं था, रहना सही से नहीं था, घर सही से नहीं था रहने का, पैसे बहुत कम थे, तो ऐसे जैसे तैसे करके कहीं रहते थे, कहीं भी कुछ करके, और काम बहुत ज़्यादा चल रहा था, बाकी सारी चीज़ें चल रही थी, तो उस टाइम पे बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था। तो एंग्जाइटी बहुत ज़्यादा पीक कर गई उस टाइम पे ना, क्योंकि आप घर पे रहते हो तो आपके पास एक बैकबोन रहती है, कम से कम खाना तो मिल ही जाएगा, या आप जो है घर वाले आपको बातचीत में इन्वॉल्व रहते हैं, चीज़ों में इन्वॉल्व रहते हैं। वहाँ मेरे पास सिर्फ मैं ऑफिस जाता था और घर पर आता था, कुछ नहीं था काम, तो उस वजह से वो बहुत ज़्यादा पीक हो गई। और वही है, तो मेजरली तो मेरे को एंग्जाइटी की प्रॉब्लम तो काफ़ी टाइम से थी, तब भी थी, अभी भी है, लेकिन अब कंट्रोल्ड है, बेहतर है। पर मतलब मेरा ये कि तुमने मुझे कभी बताया नहीं इसके बारे में। मम्मी अब वही बात है कि अब शिकायतें करने कुछ नहीं है यहाँ पे, शिकायतें नहीं होती बेटा, वो है ये कि तो डिस्कस तो करनी चाहिए करी ना, थी जब हम डिस्कस, इतने ओपन हैं और जितने हम वही है कि फ्रेंडली हैं, तो तुमने कभी ऐसा बताया मैं नहीं बताया है, मुझे। लेकिन वही मैं बता रहा हूँ कि कभी कभार आप भी 100 चीज़ों को 99 चीज़ों को लेके ओपन थी, लेकिन कुछ कुछ चीज़ों के बारे में आपको भी उतनी ज़्यादा इन डेप्थ नॉलेज नहीं थी, मेंटल हेल्थ को लेके और एंग्जाइटी डिप्रेशन को लेकर, और आप भी उसी विधा से आती थी जिसमें कि बोला जाता है कि भाई ये सब कुछ नहीं होता, हमारे ये सब मनगढ़ंत कहानियां हैं। मनगढ़ंत कहानियां नहीं, एक्चुअली हम लोग भी उस चीजों से गुजरे हैं भाई, इतना ड्रामा लाइफ में लेकिन रहा है। आपके टाइम पे उसको इग्नोर करना और उसको जो है हम आगे बढ़ जाना, अरे यार ये भूलो चीजों को, खराब चीजें भूल जाओ, गाना सुनने लगो, कुछ भगवान का वो करने लगो, कुछ पूजा पाठ करने लगो, वो पुराने जो चलते थे ना, वो सब इसी का होता। हाँ, लेकिन अगर अगर आपके पास एक तरीका है उसको मेडिकली सॉल्व करने का, और एक मेडिकल इलनेस आपको है,
तो उसको उस तरीके से देखना चाहिए। तो मेरे को जब मैंने आपसे बात भी करी तो मुझे लगा कि मैं फालतू जो है फालतू बहस करने से और फालतू उससे करने से rather than मैं अकेले डील करूं। जीवन की कुछ लड़ाइयाँ होती हैं जो आपको अकेली लड़नी पड़ती हैं, तो वो मैंने रियलाइज किया कि वो मेरी एक अकेली जंग थी, जो मुझे मैं काफ़ी हमारी लड़ाइयाँ भी हुई उस बात को लेके, काफ़ी हम लोग आर्ग्यूमेंट्स भी हुई मेंटल हेल्थ को लेके अबाउट कि क्या सही है क्या गलत है। लेकिन एक टाइम बाद मुझे समझ आ गया था कि मैं पूरा अपना मेहनत और पूरी अपनी जो है एनर्जी आपको कन्विंस करने में लगाऊं, उससे बेहतर है कि मैं अपनी एंग्जाइटी पे काम कर लूं, rather देन किसी को एक्सप्लेन करना। आप एक दो लोग जिनको आप सेफ स्पेस मानते हो उनके साथ वो बात करके आप उसको बेहतर करने पे, अपनी मेंटल हेल्थ को बेहतर करने पे काम करो। पर एक चीज तुम्हारी मतलब मुझे अच्छी भी लगती है और खराब लगती है भी कह सकती हूँ। क्या? एक कि तुम मतलब जब भी मैं पूछती हूँ तो तुम हमेशा सब अच्छी अच्छी बातें बताते हो। जैसे मैं पूछती हूँ कि कैसा शो हुआ, बढ़िया हुआ मम्मी, कैसा ये हुआ, बहुत बढ़िया हुआ मम्मी, क्या चल रहा है, अरे बहुत बढ़िया चल रहा है, बहुत मतलब कई बार लाइफ में हमेशा सब कुछ बढ़िया नहीं भी चलता है। कई चीज़ें होती हैं जो आपको अंदर परेशान भी करती रहती हैं, कई चीज़ें होती हैं जो आप, पर तुम मतलब मुझसे शेयर नहीं करते वो चीज़ें। बस वही है, क्योंकि मैंने आपको बढ़ते सालों में बहुत परेशान होते हुए देखा है चीज़ों के बारे में, तो मैं अब चाहता हूँ कि जितनी चीज़ें मैं खुद मैनेज कर पा रहा हूँ उनके बारे में आपको परेशान करके और जस्ट फोन करके आपसे, अब हमारी वैसी बात कम होती है तो फोन करके जो है आपको ऐसी बात बताने की ये चीज़ दिक्कत हो गई, वो चीज़ दिक्कत हो गई, फिर भी मैं बता देता हूँ कई बार जब परेशान होता हूँ, बहुत ज़्यादा मेंटली परेशान रहता हूँ या बहुत ज़्यादा थक जाता हूँ काम करके, तो बता ही देता हूँ। लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि अब आपको ज़्यादा परेशान ना करूँ और खुद से डील करने की कोशिश करूँ जितनी ज़्यादा हो सके। तो ये तो आपको पता ही होगा कि सारे लड़के जो है, लड़के क्या सब लोग जो बाहर पढ़ाई करते हैं, काम करते हैं, वो भले ही जो है नमक से रोटी खा रहे होते हैं, लेकिन मम्मी का फोन आता है तो बताते हैं कि सब्जी अच्छी बनी है। तो वो है हमारे जीवन, हम लोगों का, जितने भी हमारी जनरेशन के लोग हैं जो बेचारे बाहर पढ़ रहे हैं, वो घर वालों को दुख नहीं देना चाहते, क्योंकि वो देख के आए कि घर वालों को कितने दुख उठाए उनके लिए। तो अब उनको परेशान ना करें, जितनी चीजें खुद मैनेज हो पा रही उतनी कर ले। ये बड़ी मतलब अच्छी बात है तुम लोगों की। ये मतलब मैं इसके लिए बहुत तारीफ करना चाहती हूँ लड़कों की, खासतौर से। लड़कियां तो ससुराल में जाके भी रोने गाने अरे ये सब बातें चलते रहते हैं। अरे नहीं, मेरा मतलब ये कहना है कि लड़कियां और मम्मी की बहुत ज्यादा बॉन्डिंग होती है, तो वो छोटी छोटी बातें बता देती हैं कई बार, जिसमें बातें बंद करो, नहीं दकियानूसी बात बंद करो, कोई बात नहीं, बेचारी मेहनत कर रही है, लड़के लड़कियां सब बराबर हिसाब से। तुम गलत ये क्या बात है? मतलब हमारे टाइम में भी अगर फोन होता तो हम भी अपनी मम्मी को सुनाते ना रोना गाना कि यार आज लाश देखी और आज मर्डर देखा। आपकी मम्मी नहीं सुनती, मैं आपकी मम्मी से मिला हुआ हूँ। आपकी मम्मी है। वो कहती रख दो फोन, तो हम क्या करें, सब चीज हो। मम्मी मतलब अब मेंटल हेल्थ पे बात आई गई है, तो अब मैं तो आपकी मेंटल हेल्थ जर्नी जानता हूँ। अब रिसेंटली हमारी बातचीत जब चालू हुई, ओवर द ईयर्स आपने इतनी सारी लाशें देखी, क्राइम देखा, क्राइम के बारे में पढ़ते हो, तो हालांकि आप इनसेंसिटिव हो जाते हैं उन चीज़ों को लेके, लेकिन उनने आपकी मेंटल हेल्थ को कितना चेंज किया और कितनी परेशानी आपको ही, कभी कभार आपको कोई ऐसी घटना पढ़ ली जिसके बारे में जो है थॉट चल रहा है, दिमाग लगा रहा है, खराब हो रहा है, तो उसने आपको, ये क्राइम की दुनिया ने आपका मेंटल हेल्थ कैसे अफेक्ट करी? सबसे पहला जो मेरा सीन ऑफ क्राइम था, मैं 19.5 साल की थी, 20 की भी गैस कांड हुआ जब मैं बस 20 की हुई थी, 30 नवंबर को, और 3 दिसंबर को हो गया था। 84 में गैस कांड हो गया था। तो मेरा पहला ही सीन ऑफ क्राइम वही था, और मैंने इतनी सारी डेड बॉडीज देख ली। मतलब आप ये सोचो, कोई एक डेड बॉडी देखना लड़की के लिए, कोई छोटी 20 साल की लड़की के लिए इतना भयानक होता है। लोग देखना नहीं चाहते डेड बॉडीज को। घर में भी डेथ होती तो बच्चों को उधर कर देते हैं कि इनको ले जाओ दूसरे रिश्तेदार के यहाँ, ये सब चल रहा है, इनको नहीं देखना। और मेरे को तो मतलब सडनली, मुझे पता ही नहीं था कि हुआ क्या है, कहाँ जा रहे हैं, क्या ड्यूटी लगी है, शहर में थोड़ी भगदड़ मची है, पता ही नहीं था उस बारे में कुछ। और जैसे ही हम, और अनफॉर्चुनेटली मेरी ड्यूटी वहीं लगी थी जो यूनियन कार्बाइड की फैक्ट्री के जस्ट सामने वाली झुग्गी बस्ती में सबसे ज्यादा कैजुअलिटीज जहाँ हुई थी, वहां मैं पहुंची। और पहुंचते से ही मतलब मेरे सामने तो एक दूसरा ही दुनिया खुल गई थी, जिसमें सिर्फ डेड बॉडीज ही थी। मतलब क्या ही बताऊं मैं तुमको, मतलब वो दृश्य बता ही नहीं सकती कि उसने मेरे मन पे क्या असर डाला और किस तरह से मतलब मैं पत्थर हो गई उसके बाद से मेरी संवेदनाएं, कि मतलब मैं समझ गई कि यार जिंदगी में मतलब कुछ भी नहीं है, एक पल की जिंदगी है। कल ये लोग बेचारे क्या सोच के सोए होंगे काम पे से आके, खाना खा के कूद करके, और आज वो है ही नहीं। बल्क में लोग मतलब लाशें निकलवाते शाम हो गई। और मैं सोचो 20 साल की थी, तो भाई कुछ भी कहो यार, ट्रामा तो था। Of course, वो तो असर है तो डाला उसने कैसे मेरे असर नहीं डालेगा यार, तो मतलब तुम जो कहते हो ना, मेरे को कई बार की प्रैक्टिकली इमोशनल में वाकई में मतलब मेरे इमोशंस, मतलब अब मैंने कहा कि हाँ, मतलब क्या ही है दुनिया, क्या ही है जीवन, और क्या है जिसके लिए हम
लड़ रहे झगड़ रहे हैं, क्या ही है जो हम बटोर रहे हैं, जमा कर रहे हैं। घर खुले पड़े थे, उनमें सामान बिखरा पड़ा था, मतलब बेचारे अब घर वाले भाग गए घर छोड़ के, जो भाग सकते थे वो भाग गए थे, जो नहीं भाग सकते थे वो गिर गए थे, वहीं मर गए थे, बच्चे छोटे बूढ़े लोग जो दौड़ नहीं सकते थे, तो वो, और जो जवान थे वो निकल के भाग गए थे कहीं कहीं, तो वो कहीं होंगे बेचारे परेशान। तो इन सब चीज़ों ने असर तो डाला। फिर मैंने सुसाइड्स देखे, होमिसाइड्स देखे, दहेज से जला देने वाला वो स्थितियां देखी। एक प्रेग्नेंट, मतलब यंग लेडी थी, प्रेग्नेंट थी, और ससुराल वालों ने उसको, दूसरा मेरा सीन ऑफ क्राइम, उसको जला दिया। बच्चा उसके पेट में था और वो जली हुई पड़ी है वहाँ पे। मतलब मैं बता नहीं सकती यार, मतलब इतना ज़्यादा मेरे अंदर वो हो गया था कि जीवन के प्रति एक समय तो मैं मतलब संन्यास लेने जैसी स्थिति में आ गई थी। उस समय शादी नहीं हुई थी मेरी, मतलब मुझे लगता था कि यार दुनिया बिल्कुल बेकार है और ये सब चीज़ें हैं तो छोड़ दो दुनिया, और अपन को तो संन्यास ही ले लेना चाहिए जीवन से, वही अच्छा है। मतलब एक समय में ऐसी परिस्थिति में आ गई थी। फिर मैंने जैसे तैसे, हम लोगों की थेरेपी तो भैया यही थी, म्यूज़िक सुनो, अच्छा कुछ स्पिरिचुअल चीज़ें करो, कुछ पाठ करने लगो, कुछ पूजा पाठ करने लगो, या फिर मैं तो साहित्य पढ़ती थी, मेरा लिटरेचर, मेरा हाँ। हीलिंग वो था। मैं बढ़िया खूब किताबें मतलब मैं तो पढ़ती इतने थी। साल में कभी आपको बिना किताब के देखा ही नहीं ना। हाँ, मैं खूब किताबें पढ़ी, मैंने खूब किताबें पढ़ी, और उन्होंने मेरे को फिर हर तरह की किताबें पढ़ी। उन्होंने फिर मेरे को और भी जीवन के सत्यों से वाकिफ कराया, और भी पता चला मुझे कि नहीं, जीवन सुंदर भी हो इन सकता है। सब के बाद भी जीवन सुंदर हो सकता है, और इन सब के बाद भी जीवन चलता है। तो मुझे लगा कि नहीं, मुझे इतना व्यथित नहीं होना है, इतना परेशान नहीं होना है, और ये जीवन है, जीवन में अच्छा बुरा सब कुछ चलता रहता है। युद्ध भी होते हैं, शांति भी होती है, प्रेम भी होता है, फूल भी खिलते हैं, बम भी गिरते हैं। तो फिर धीरे धीरे मैंने अपने आप को इम्प्रूव किया, थॉट प्रोसेस को इम्प्रूव किया, और अपने आप को समेटा, सहेजा। देन फिर मैं एंटर हुई कि चलो शादी वादी हुई, फिर तुम लोग हो गए, उसके बाद तो फिर दुनिया बहुत अलग हो गई। बढ़िया भाई, काफी काफी खतरनाक भाई एक्सपीरियंस आपके। खतरनाक था, मतलब काफी हम तो, खतरनाक था। मतलब आई सी यू एज माई मदर, एंड लाइक मैं तो, मेरी आपको लेके वही है कि हम लोग हंसी मजाक करते हैं, बट हाँ, एज अ, अगर मैं आपको एज अ इंडिविजुअल देखूं, और एक जो मेरी फ्रेंड्स हैं, और जब मैं 20 साल का था, तो मैं 20 साल का ये सब चीज़ें इमेजिन भी नहीं कर पाते हम लोग। और कुछ ज़रा सा एक्सीडेंट हो जाते हैं, एक्सीडेंट देख लेते हैं, तो 3-3 दिन हमारा दिमाग ख़राब रहता है। हाँ, तो ऐसी चीज़ें देखना, और वो मेंटल हेल्थ पे ऑफ कोर्स इफेक्ट करती हैं, और वो ट्रॉमा तो उसका है ही। चले भाई, बहुत हाँ, सीरियस बात हो गई, अगला क्वेश्चन सीरियस पूछो। बात हो गई भाई, सही बाप रे में। बाप, वापस हाँ। आओ। तो हम लोग बहुत छोटे थे जब आप सिंगल मदर हो गई और पिताजी चले गए, तो एक गवर्नमेंट सैलरी पे आपको फाइनेंशियल उतनी समझ भी नहीं थी, उससे ज़्यादा 2 बच्चों को पालना। और आपका, हमारी मम्मी का एक नॉन नेगोशिएबल रूल था कि बच्चे अच्छे स्कूलों में जाएंगे, जो शहर के बेस्ट स्कूल हैं, जिन स्कूलों में एक्चुअली हमको नहीं जाना चाहिए था। और हम अपने अरे आसपास के, नहीं, नहीं नहीं मत, अरे मतलब जो आपकी फाइनेंशियल कंडीशन होती है, हम स्कूल में देखते थे हमारे आसपास के सारे बच्चे जो हैं हमसे ज़्यादा और हाँ, बेटर फाइनेंशियल इकोनॉमिकल कंडीशंस पे आते थे। तो वो कैसे आपने मैनेज किया, क्या क्या दिक्कतें आई पैसा मैनेज करने में? और आप उस टाइम पे फाइनेंशियल जो है मैनेजमेंट पता नहीं होता था, तो बड़े अच्छे से मैनेज किया। हम डायरियाँ अभी भी रखी होंगी घर में, जिसमें 1-1, 2-2, 3-3 रुपए का हिसाब लिखा हुआ है, धनिया कितने का और मिर्ची कितने की और प्याज कितने का। तो वो कैसे मैनेज हुआ, और क्या क्या जर्नी थी वो? एक तो मैं अभी भी मतलब तुम्हारे मुकाबले अपने आप को फाइनेंशियल मैनेजमेंट में कमजोरी मानती हूँ। अरे तुम्हारा नहीं भाई। बेटर है, मेरा बेकार ही है अभी भी, मुझे ऐसा लगता है। दूसरा ये कि भाई अब मैं क्या ही बोलूँ, लोगों को, ना यहाँ जितने भी लोग हैं, किसी को यकीन थोड़ी होगा कि 2001 में मतलब मेरी सैलरी 6,000 रुपये थी। हम्म। 6,000 रुपये थी, जिसमें से 3,000 रुपये इनकी स्कूल फीस में चले जाते थे, दोनों की मिला के। तो अब बचे 3,000 रुपये में घर चलाना, मतलब प्रॉपर 2 बच्चों का खाना पीना खुद का, और अब मेंटेन भी करना है, स्कूटर है, पेट्रोल है, और घर में आने जाने वाले हैं, एक मतलब सभी कुछ। तो भाई मतलब छक्के छूट गए भाई, मतलब मैं बता नहीं सकती, मतलब ऐसा लगता था एक तनी हुई रस्सी है जिसपे वो बांस लेके लड़की चलती रहती ना, बस वही मैं अपने आप को समझती थी कि भाई जरा भी सांस ली, कुछ इधर उधर हुआ कि धम से नीचे गिरे। एक बार मतलब ये था, 4 साल का था, हम लोग कहीं से खाना वाना खा के आए या क्या, मुझे याद नहीं है, रेस्टोरेंट गए थे या शादी वादी में, और इन लोगों को फूड पॉइजनिंग हो गई दोनों को। तो पहले तो इसने भी वो गंदा किया, उल्टी उल्टी कर दी बेड पे, तो मैं वो चादर समेट ही रही थी। रात के 11, साढ़े 11 बज रहे होंगे, 12 बज रहे होंगे,
मैं वो चादर समेट रही हूँ, उतने में इसकी मतलब सोना ने उल्टी करना शुरू कर दिया फर्श पे। अब सोचो 1 बज रहा रात का, कमजोर मतलब कि भाई थोड़ा सा बच्चा, छोटा बच्चा है ना, उतना ज्यादा वो नहीं रहता। वो तुमसे 4 साल बड़ी है तो वो 8 साल की है। 5 साल बड़ी हाँ मुझसे। 5 साल बड़ी, 9 साल की है। अब मैं 1 बज गया रात का, यही सब साफ सफाई करते, मैं कहीं कुछ दे रही हूँ, इलेक्ट्रॉल दे रही हूँ, कहीं ये कर रही हूँ, पर वो दोनों ही की चीजें कंट्रोल में नहीं आ रही। मतलब दोनों की उल्टियां नहीं रुक रही और दोनों का, अब मेरी हालत खराब हो गई। और मैं ऑनेस्टली बताऊं, मेरे पास ऐसा कोई व्यक्ति नहीं था जिसको मैं उस समय रात में फ़ोन करके बुला सकती। और तुमको मेरा नेचर भी मालूम है, मैं बहुत कम किसी को परेशान करना पसंद करती हूँ। मैं सोचती हूँ कि खुद ही डील कर लो हर चीज़ से। तो मैंने, भैया अब मैं क्या करूँ, स्कूटर था, कार वार तो थी नहीं। तो उसको सोना को बोला कि तुम बेटा घर में रहना, मैं भैया को अस्पताल में, पास में ही हॉस्पिटल था, आस्था तुम्हें पता, तो मैंने कहा इसको एडमिट करा के आती हूँ, फिर तुमको ले जाऊंगी। भाई मैं स्कूटर पे, 3 साल का बच्चा कैसे, तो वो खुद ही बेचारा आंख नहीं खोल पा रहा, उल्टियों के मारे लस्त पस्त, उसको मैंने पेट पे रख के दुपट्टे से बांधा कस के, और अपना स्कूटर निकाला और हॉस्पिटल गई। हॉस्पिटल में जाके उनको बोला कि भैया इसको ड्रिप व्रिप लगाओ, जब तक कि मैं बेटी को लेके आ रही हूँ, वो भी बीमार है। तो वो बेचारे जानते थे क्योंकि हम लोग वहाँ जाते रहते थे, तो उन्होंने फिर तुमको एडमिट किया, फटाफट ड्रिप व्रिप लगाई। फिर मैं आई घर, घर बंद किया, सोना को लिया, थोड़ा पानी की बॉटल वाटल, बेडशीट वेडशीट ये वो लेके एक्स्ट्रा, फिर मैं चली गई। यहाँ तक तो हो गया, बच्चे दोनों एडमिट हो गए, आप भी हॉस्पिटल आ गए, बात ख़त्म हो जानी थी। लेकिन अब बात ख़त्म नहीं हुई थी ना, वहाँ पैसे जमा करने रहते हैं हॉस्पिटल में। अब मेरे दिमाग में ये कि सुबह मैं कौन से एटीएम से और कहाँ से पैसे निकाल के लाऊंगी, क्योंकि मेरे अकाउंट में तो पैसे हैं ही नहीं ना। अकाउंट में रहते 500 रुपये, 600 रुपये, अब वहाँ जमा करने हैं 2-2.5 हज़ार रुपये। और मेरे दिमाग में इधर बच्चे बीमार हैं, वो उसकी चिंता, और इधर इसकी चिंता कि यार किससे मांगूं, किससे कहूँ। मतलब पैसे मांगना भी अपने आप में एक बड़ा शर्मिंदगी का वो होता है भाई, जिसको आदत नहीं होती वो कैसे ही मांग लोगे आप। और मेरे साथ के भी लोग मेरे जैसे, उनसे क्या ही मांगू, बेचारे उनके पास भी ना हो, 25 तारीख है महीने की, उनके पास भी 2.5 हज़ार रुपये नहीं होंगे, क्या ही करें भाई। सोचते सोचते कि क्या करें, सुबह मतलब किसको बोलूं जो सुबह मुझे पैसे ला के दे। फिर राजू मामा, वो जो हमारे एक फ्रेंड थे, उनको फिर मैंने सुबह होते से किसी को सुबह 6 बजे किसी को फ़ोन करके ये बोलो कि मुझे पैसे चाहिए, वो भी अच्छा नहीं लगता भाई। सुबह हुई जैसे तैसे, 9 बजा 10 बजा, फिर मैंने फ़ोन किया। उन्होंने कहा अरे नहीं कोई बात नहीं है, अपन करते हैं, आप चिंता मत करो, मैं 12 बजे तक इंतज़ाम करके, फिर वो कहीं से वो करके लाए। वो एक बड़ा मतलब इंसिडेंट था। फिर मैं धीरे धीरे चीज़ों को समझा। भाई अब फिर समझ भी लोगे आप, 2 लोग बताते थे यार ऐसी बचत करनी चाहिए, वैसा करना चाहिए, एक गुल्लक बना लो, एक डिब्बा बना लो, फलाना। अरे भाई बचे जब तो डिब्बा गुल्लक क्या करेंगे बेचारे, पैसे तो होश में डालने के लिए। तो फिर ऐसे करके जैसे तैसे फिर धीरे धीरे चीज़ों को, अरे यार तू क्यों इमोशनल हो रहा। चलो ठीक है, वही बात है। हाँ मतलब चलो अगला सवाल बता रहा हूँ मैं, छोड़ो ये सब बातें हैं। अब कोई कहानी नहीं होगी, समझ में आ। हाँ बेचारे गमजदा कर दी लोगों को यहाँ पे। गमजदा नहीं, मतलब मैं सभी बताना चाहती हूँ कि जो भी लोग फाइनेंशियल क्राइसिस से, या सिंगल पेरेंट, जो भी सिंगल मदर्स हैं, वो परेशानियों से अगर जूझ रही हैं, तो वो हिम्मत न खोएं और ऐसा नहीं सोचें कि हम कुछ नहीं कर सकते। इसलिए ये कहानी बता रही हूँ। हमने ये सब बातें कभी करी नहीं, बट आपका कभी आपको एक पार्टनर की कमी लगी over these almost 20 years, 25 years? Do you miss having a companion in your life? हंसना मत यार, क्या? कोई भी, मुझे बिल्कुल नहीं लगी। मुझे बिल्कुल नहीं चाहिए कोई बवाल, मैं किसी के लिए चाय नहीं बनाना चाहती। ना ना भाई ना, बड़ा वाला ना। हाँ मैं हूँ बहुत बतूनी, मुझे बात करने के लिए किसी की ज़रूरत पड़ती है, वो नहीं है मेरे पास। मुझे थोड़े से, तुमको पता ही है, मुझे थोड़े थॉटफुल कन्वर्सेशंस पसंद हैं, थोड़ा फिलॉसफी के बारे में, थोड़ा लिटरेचर के बारे में, फिल्मों के बारे में, आर्ट के बारे में बात करने वाला कोई हो, ऐसा कोई बंदा है नहीं। तो फालतू का बवाल नहीं चाहिए। नहीं लगी मतलब कंपेनियन? नहीं लगी, मैं बहुत हैप्पी हूँ। एक तो स्कूटर पे फिर 4 जन अच्छे भी नहीं लगते यार, 3 में बढ़िया रहता था। हाँ एक मोटी औरत, एक आदमी और 2 बच्चे, भाई सोचो कैसा लगेगा यार। अरे तो भाई फिर तो कार ले लेते ना, आदमी होता तो। नहीं तो नहीं ले पाते, कई लोगों को देखे नहीं, मोटे मोटे अंकल आंटी और 2 अरे बच्चे यार लटकाए हुए। फिर गलत सलत बातें। हम लोग भोपाल से हैं और हम लोग मोहल्ले में भी ऐसे रहते थे, हाँ छोटा मोहल्ला। हाँ तो वहाँ पे जनरली ऐसे
जो है अनकन्वेंशनल परिवार जो हैं वो कम होते हैं, और हमेशा आसपास में सब लोग जज भी करते हैं, बातें भी करते हैं, सारी चीज़ें। मुझे तो इतना पता नहीं चल पाया क्योंकि आप तक आती थी, दीदी तक आती थी, और आप लोग बड़ा मेरे को क्वेश्चन करके रखते थे कि इन सब बातों का मेरे पे कोई असर ना पड़े या मैं ऐसी कोई बात सुन ना लूँ। बट क्या आपको बातें सुनने मिली कि भाई आसपास के लोग क्या बातें करते हैं, और परिवार में भी लोग क्या बातें करते हैं, और भाई आपका यू गाइज गॉट सेपरेटेड इन 2000, तो वो अर्ली 2000s पर ऐसे कोई समाज में कोई एक्सेप्टेंस नहीं थी डिवोर्स को लेके, या समाज में कोई लोग अच्छा नहीं मानते थे उस चीज़ को। लेकिन तो आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू था, आपको क्या सुनने मिलता था आसपास के लोगों से, किस तरह की जो है बातें? मेरे को तो तुम जानते हो, मैं मेरा जैसा कि ऑरा है या जैसा नेचर है, मेरे से डायरेक्टली तो कोई कभी किसी ने कुछ कहा नहीं। ऐसे ही पूछ लेते थे लोग, अरे क्या हो गया भाभी जी, क्या बात हो गई, अरे तो मैं भी बड़ी वो मैं बोल देती थी कि यार, हाँ मैं बोलती थी हो गया यार, बहुत लोगों का डिवोर्स होता, हमारा भी हो गया। बहुत सारी बातें रहती हैं, कोई एक बात के पीछे तो हुआ नहीं। लोगों को मजा काहे में आता है, उनको स्टोरी चाहिए रहती कि मैं बताऊं कि अरे उनका अफेयर था, ये हुआ, अरे वो दूसरी औरत का चक्कर था, ऐसा कुछ बता दूं, अरे उन्होंने मेरे को मारा पीटा, ऐसा कुछ बता दूं। ऐसा कुछ था ही नहीं, मैं क्या ही बता दूं भाई। तो मैं बोलती थी भाई हो जाती है, बहुत सी चीजें होती हैं जो नहीं एक दूसरे की समझ में आती हैं, तो हो जाता। तो उनको मतलब पचता नहीं था। भोपाल में कहते हैं चाशनी। हाँ, चाशनी लेना रहता था, पर उनको ये जवाबों में बिल्कुल मजा नहीं आता था। अच्छा, वो चीजें अभी तक चली आ रही हैं, मतलब सोना से भी पूछते थे लोग बाग। तो मैंने उसको, ये बहुत बहुत मतलब दुखद है कि लोग बच्चों से पूछते हैं ऐसी बातें। बच्चों से नहीं पूछनी चाहिए यार। आप मेरे से पूछो ना डायरेक्ट कि क्या हुआ भाई, क्यों हो गया डिवोर्स, या हो गया या नहीं हुआ। बच्चों से पूछते थे कि तुम्हारे पापा कहाँ हैं। ये गलत चीज़ है, मुझे अच्छा नहीं लगता था, ये बातों से मुझे दुख होता था। मैंने उसको समझा दिया था, तुमको सिर्फ एक शब्द बोलना है, हमारे मम्मी पापा का तलाक हो गया और हम मम्मी के साथ रहते हैं, इसके आगे कोई बात नहीं करनी है। और इसके आगे कोई पूछे तो कहना आप मम्मी से पूछो। तो वो बेचारी छोटी थी। मतलब व्हेन आई गो आउट, कट करो या थोड़ा सा, मैं बाहर जाता हूँ तो मैं बच्चों से मिलता हूँ, और a lot of people, lot of young kids connect to me because they know our history, and अगर उनके घर में भी ऐसा कुछ चल रहा होता है तो they are very ashamed of this thing, जैसे उनकी कोई गलती इस चीज़ में, या ऐसा होना नहीं चाहिए था, हो गया है। तो जनरली जो ये आपने बताया कि स्ट्रेट फॉरवर्ड जो बात है वो बात है, छुपाने से बच्चे बेचारे इधर उधर की बातें करते हैं कि हमें पता नहीं है, और इधर रहते हैं पापा और उधर रहती मम्मी, और ये सब बातें। अगर आपके घर में कोई ऐसी चीज़ हुई है तो आई थिंक इट्स अ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड थिंग। आप बड़े होंगे तो आपको पता चलेगा कि दो इंसानों के बीच में चीज़ें नहीं बन सकती, और बहुत ही कॉमन चीज़ है, और ये इसमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जिसके बारे में शर्मिंदा होना, जिसके बारे में जो है बुरा सोचना कि हमारे घर में ऐसी कोई चीज़ हो गई तो कोई हमारी गलती है, या हमको कुछ उस बात में जो है शर्मिंदगी महसूस करने की ज़रूरत है। तो बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड चीज़ है, और वैसे ही रखना चाहिए। तो जितने भी यंग किड्स हमें देख रहे हैं और उनके घर में अगर ऐसी कोई चीज़ है तो उसमें आपकी कोई गलती नहीं है, वो दो इंडिविजुअल्स अडल्ट्स के बीच का एक डिसीजन है। तो मतलब मैं ये बिल्कुल नहीं चाहती थी कि बच्चे ऐसे माँ बाप के साथ पले बढ़े जो हमेशा एक दूसरे से डिसएग्री कर रहे हैं, शक कर रहे हैं, लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, शाम को आके घर में अच्छा माहौल नहीं है। मेरा हमेशा से एक चीज़ रही कि शाम को कोई भी व्यक्ति हो, घर अगर लौटता है तो उसको घर बहुत अच्छा लगना चाहिए, अपने घर लौटने की उसको इच्छा होनी चाहिए। हाँ, तो वही है, मतलब मेरी बहन का भी उसमें बड़ा योगदान है, उसने काफ़ी मतलब हाँ, उसने कई बार तो उसने मतलब मुझे मदरली ट्रीट किया है रियली में, मतलब बहुत कई बार इमोशनली और वैसे वीक हुई, कई बार फिजिकली भी, मतलब मैं बीमार रही कुछ रही। तुम तो काफ़ी छोटे थे तो उसने घर का काम भी बहुत संभाला और मुझे भी काफ़ी संभाला। ये बात तो कहूँगी, वो उम्र से पहले बड़ी हो गई थी। ये भाई तो बस कर यार, अरे तो कम रो रहा हूँ मैं अभी, तो मत रो यार भाई, बस नहीं रोनी नहीं, मैं उठ इमोशनल के है, इधर आऊंगी इट्स नॉट रोना नहीं है, इमोशनल है। बट वही है, मैंने बहुत सारे मैं बच्चों को देखता हूँ, उनका काफी जीवन इस चीज में चले जाता है कि हम कैसे फेस करें जमाने को, हम क्या बोलेंगे स्कूल में कोई पूछेगा तो। बहुत बेसिक सी चीज है कि स्कूल में फॉर्म मिलता है, उसमें फादर नेम लिखने में आदमी 15 मिनट सोचने लगता है कि अब मैं क्या लिखूं, कैसे लिख दूं, क्या बताऊं। तो हम तो बात करते हैं कि हाँ बताओ क्या नहीं, मतलब मुझे कई लोगों ने कहा कि अरे क्यों आप उनका नाम लिख रही हो। अरे भाई मैंने कहा उनके बच्चे उन्हीं का नाम लिखूंगी, क्यों नहीं लिखूं। मैं तो सरनेम भी उन्हीं का लगाती हूँ।
मैंने नहीं हटाया, मुझे कोई ग्रेजेस थोड़ी है, मुझे कोई उनसे दुश्मनी थोड़ी है, मुझे कोई ऐसा थोड़ी है कि भाई ये आदमी मेरी जिंदगी में चाहिए ही नहीं और इसका नाम भी नहीं सुनना चाहती, ऐसा कुछ नहीं था यार, ऐसी कोई बात नहीं। उन्हीं के बच्चे हैं तो जिसके बच्चे हैं वो बायोलॉजिकल फादर है, उनका नाम लगा, क्या परेशानी है? क्लियर रहना चाहिए यार, फर्म रहो, कोई बात नहीं, हो जाता है, दुनिया में इतने तलाक होते हैं, हमारे माँ बाप का भी हो गया भाई, क्या करें अब हम क्या करें उसमें, हो गया तो तुम लोगों की क्या गलती यार उसमें? एक तो हम लोगों ने बवाल किया और बच्चे बेचारे परेशान हो रहे हैं। ये मैं सबसे ही कहना चाहती हूँ, सोसाइटी में भी, यार बच्चों को मत घसीटो यार, उनसे पूछो भी मत, उनको उस तरह से ट्रीट भी मत करो यार, मतलब बहुत गलत बात है। कुछ सालों तुमको पता होगा हम 3 ही थे और हम अपना जीवन बढ़िया से जीते थे, मुझे दुनिया से कोई मतलब नहीं था, मैं किसी के घर भी नहीं जाती थी। जो पर मेरी कुछ फ्रेंड्स हैं और मेरे जो बहुत पुराने फ्रेंड्स हैं, 40-40 साल हो गए, उन्होंने मुझे कभी नहीं छोड़ा, कभी जज नहीं किया। मैं आज उनकी बहुत तारीफ़ करूँगी और मुझे हमेशा से मतलब उन्होंने वैसा ही ट्रीट किया जैसा वो जब मैं शादी नहीं हुई थी तब वैसे जैसे ट्रीट करते थे, शादी हो गई फिर वैसे ही ट्रीट करते थे, फिर बच्चे हो गए, डिवोर्स हो गया, वो हमेशा एक जैसे रहे। बस उन्हीं कुछ लोगों के सहारे मैं तो बड़ी खुश रही। और दुनिया है तो यार थोड़ी मीन इन सब चीज़ों को लेके। हमने एक जो वो खांचे बना रखे हैं, उससे ज़रा सा भी बाहर कुछ होता है तो हम उसको जज करने लगते हैं, हम उसमें से कुछ निकालने लगते हैं कि ये ऐसा होगा, वो वैसा होगा, ऐसा हो गया होगा इसलिए वैसा। अरे तुमको क्या करना है यार, व्यक्ति से मतलब रखो। तो अब तो जैसे तुम आ गए मुंबई, लाइफ भी सेटल हो गई, मेरा भी रिटायरमेंट हो गया, तुमको मतलब मैं एज ए मदर मेरे को ऐसा लगता है कि थोड़ी कमी रह गई, पर मैं तुमसे पूछना चाहती हूँ कि क्या मैंने एक ठीक ठाक लाइफ दी तुम लोगों को? हाँ भैया, ठीक ठाक लाइफ दी, पढ़ा दिया, लिखा दिया अपना पूरा। हम तो, मैं किसी और वीडियो में ही मैंने कहा कि आपका जो, हम इतना अपने आप को वो करते हैं कि हमारे जवानी के साल चल रहे हैं और ये चल रहे हैं, तो आपके जो साल थे वो आपने पूरे पेरेंटिंग में लगा दिए। 37 की थी आप, अब 60 की होने लग गई, अब आपने सांस ली है पिछले 25 साल में, तो वो बहुत ज़्यादा बड़ी चीज़ है और वो डिवोशन है वो। और ऑफकोर्स बहुत अच्छी लाइफ दी है। बेसिक चीज़ें जो प्रोवाइड करनी होती हैं, खाना, रहना, फाइनेंस और वो सब चीज़ों के बाद, उसके अलावा भी जो आर्ट एप्रिसिएशन का एक हुनर है, जो पिक्चरें देखनी है, जो गाने सुनने हैं, जो किताबें पढ़नी है, इमोशनली जितना किसी इंसान को वो दिया जाता है कि इमोशनल अंडरस्टैंडिंग भी आपने जो सिखाई है हम लोगों को, कि कैसे नॉन जजमेंटल रहना है लोगों को लेके, कैसे लोगों की परेशानियां सुननी है और विदाउट जजिंग देम, वो एक मेरे को लगता है जो आप में वैल्यू है। कितने लोग आपसे समस्याएं डिस्कस करने आते थे तो हम सुनते थे और आप हमको बताते थे कि इनकी ये समस्या है और इन चीज़ों को सब्जेक्टिवली कैसे चीज़ों को देखना है, इमोशंस को कैसे प्रैक्टिकली हैंडल करना है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं और मैं तो बड़ा धन्यवाद करता हूँ। आप मेरी मम्मी हो, उसके अलावा भी एज अ पर्सन आपका जो योगदान है मेरे जीवन में वो बहुत ज़्यादा है। तो थैंक यू। मम्मी, कभी कभार ऐसा होता है कि जब कोई एक इंसान होता है जो हमको समझता है अच्छे तरीके से, हमारी सारी बातों को, हम उससे बात करना चाहते हैं, कोई गो टू पर्सन जिसको कहते हैं आप, हाँ। जिसको हम अपनी कह सकते हैं कि हमारी ट्राइब है, हमारी वाइब है, हाँ। जिसको जो है हमारा वी, मी एंड हिम और हर, तो वी जो बनता है एक, वो जो भी इंसान है, ऐसे कोई इंसान हमसे बात करना चाहते हैं अभी? Hi. हेलो। Lou, you've grown up in Bhopal. One thing that we do find sometimes is that in smaller towns, the sense of community is larger. Like everybody knows everybody. So moving from Bhopal to Mumbai, कभी मुझे lonely लगा कि मेरी support system चली गई है, and very overwhelming to be here on my own and make new friends from scratch. Or was that something that was easy for you? मेरा लोनली का है तो आपको, आप कहीं भी रहते हो, लोगों में भी अकेले ही रहते हो बहुत ज़्यादा, तो बॉम्बे आके लगता है कभी कभार अकेलापन, लेकिन यहाँ पे बहुत सपोर्ट सिस्टम जो है बहुत ज़्यादा है। जाकिर भाई हैं, तन्मय भाई हैं, गोपाल जी हैं, कुशा है, बहुत सारे हमारे दोस्त हैं यहाँ पे मुंबई के, अशोक है जो हमारा फ्लैटमेट है, अशोक प्रणब जो हमारे दोनों फ्लैटमेट हैं। तो इन सब लोगों के सपोर्ट की वजह से चल जाता काम, और हम तो जहाँ रहते हैं वहाँ महफिल बना लेते हैं, तो फिर चल जाता है काम। मेजरली तो यही है। Ma'am, I know your daughter got married and went away. Kullu is also in Mumbai. So, again, I guess my question to you is, do you feel like your support system has moved away and is life sort of harder with the emptiness? Or are you having the best time of your life now? दोनों ही चीज़ें हैं। सपोर्ट सिस्टम मेंटली थे ये लोग, मैंने बताया ना, मैं बातों को बहुत मिस करती हूँ, जैसे कन्वर्सेशंस हम लोगों के तीनों के होते रहते थे। तो खैर उसकी तो, सोना की शादी पहले ही हुई थी, देवश्री की, तो उसके लिए इतना नहीं लगता, पर इसके साथ जैसे ये बड़ा हुआ था तो फिर हम लोगों की बहुत बढ़िया बातें होती थी, अभी भी हो जाती हैं कभी कभी, तो वो मिस करती हूँ। प्लस दूसरी चीज़ भी है
कि अब मेरे पास बहुत सारा समय है और कुल्लू की वजह से बहुत सारी चीज़ें मतलब हैं जो मैं अब कर सकती हूँ फ्रीली। एक तो फाइनेंशियल बर्डन सब हट गए हैं और ये भी बहुत अच्छे से ख्याल रखता है, मतलब बहुत सारी चीज़ों का जो मुझे पता नहीं रहती, नई नई, तो कभी कुछ भेजता रहता है ब्लूटूथ, तो कभी कुछ, तो कभी वो चेयर जिस पे बैठ के मतलब लिखते पढ़ते हैं वो ऊपर नीचे होती, मैं तो सिंपल कुर्सियों में बैठ जाती थी, तो वो सब मुझे अच्छा लगता है। तो अभी जो मैं लाइफ जी रही हूँ मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है। तो आपको ये कॉन्वर्सेशन के बाद कैसा लग रहा है? यार बहुत ही बहुत ही इमोशनल लग रहा है और बहुत ही ऐसी कॉन्वर्सेशंस कभी हमने करी नहीं, मतलब करी तो है जनरली, लेकिन इतना हाँ, पर ये ऐसी आमने नहीं करी, सामने इतनी डीप नहीं हुई। आमने सामने इतनी ज़्यादा बातचीत हमने नहीं करी कभी भी, बट अच्छा लगा यार। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग अस एंड डूइंग दिस कॉन्वर्सेशन। हालांकि हम कोशिश कर रहे थे कि थोड़ा फन बनाएं इसको, लेकिन वो चला गया सीरियस जोन में, तो हम कोशिश करेंगे एडिट करके इसको फन बना सकें। और हम लोग फन है, मतलब जनरली हम लोग वैसे सही में बहुत फनी है दोनों, पर वो बातें ऐसी थी कि वो सीरियस नोट पे चली गई। मुझे भी लग रहा है कि यार ज़्यादा सीरियस हो गया। नहीं काट देंगे, कोई दिक्कत तो नहीं। मम्मी, एक और बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है जो सब लोगों का है, पूरे क्रू का भी है, सबका भी है, हाँ बताइए। कि भाई सीआईडी में सच में दरवाजा तोड़ना पड़ता है क्या? मैंने पहले ही कहा था कि जो फिल्मों में दिखता है ना, जिंदगी उससे बिल्कुल अलग होती है। पुलिस हमेशा तब आती जब आदमी मर चुका होता है। तो फिर क्यों ही दरवाजा तोड़ना भाई। चलो भाई, इसी नोट के साथ बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। हाँ, बैठे बैठे नहीं हो पाएगा यार। चल बढ़िया हूँ। हेलो दोस्तों, अगर आप लोगों को आज की हमारी बातचीत अच्छी लगी हो तो प्लीज़ अपने पेरेंट्स के साथ शेयर करें, अपने फैमिली व्हाट्सएप ग्रुप्स में शेयर करें, क्योंकि बात करने से ही बात बनती है। मेरे जो बहुत पुराने फ्रेंड्स हैं, 40-40 साल हो गए, उन्होंने मुझे कभी नहीं छोड़ा, कभी जज नहीं किया। मैं आज उनकी बहुत तारीफ़ करूँगी और मुझे हमेशा से मतलब उन्होंने वैसा ही ट्रीट किया जैसा वो जब मैं शादी नहीं हुई थी तब वैसे जैसे ट्रीट करते थे, शादी हो गई फिर वैसे ही ट्रीट करते थे, फिर बच्चे हो गए, डिवोर्स हो गया, वो हमेशा एक जैसे रहे। बस उन्हीं कुछ लोगों के सहारे मैं तो बड़ी खुश रही।